कल कर लिया था ना चार्ट, देख लिया था। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मिडल रिएक्टिविटी एंड लो रिएक्टिविटी। ठीक है। हाई वाले कैसे होंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। मिडल वाले कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। और लो वाले रोस्टिंग। और जो लो वाले फ्री स्टेट में मिलते हैं वो कौन से थे? कॉपर, प्लेटिनम। आज पढ़ेंगे इनको निकालने का प्रोसेस। एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट ऑफ ओर। कल बार बताया था ना मैंने कि ओर्स में इम्प्योरिटीज होती हैं। ओर्स में इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं? बसेपुर, गैंग, गैंगी, गेंगिस खान। ओर्स माइंड आर यूजुअली कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड यानी गंदी हो रखी हैं। विद इम्प्योरिटीज। माइंड मतलब निकाली गई, इसको माइंड करके निकाला गया। विद इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज सैंड होगी उसमें, सॉइल होगी उसके साथ। कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? गैंग। गैंग। मुंडे गैंग नहीं पढ़ाते। अब इनको रिमूव करना पड़ेगा ना, इनको रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमें प्योर मेटल मिले। प्रोसेसेस हम इन्हें रिमूव करने के लिए यूज करते हैं ना, वो हर एलिमेंट के लिए अलग अलग है। हाई रिएक्टिव के लिए अलग होगा, मिडल के लिए अलग होगा, लो वालों के लिए अलग होगा। प्रोसेसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर। बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी इन इन प्रॉपर्टीज को देख के हम इन्हें अलग अलग डिवाइड करते हैं और फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं। लिख लिया? करें स्टार्ट में पहली एक्सट्रैक्शन। पहला, सबसे पहले करेंगे लो वाला, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो लो वाले हैं वो कैसे हैं? रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हो किसी के साथ। लो वाले हैं ना ये, ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो इनके ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं मेटल्स में। यानी उसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ, रिडक्शन का ऑक्सीजन। दो चीजें होती है ना, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दो चीजें होती हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन इसका उल्टा हो गया, यानी एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसलिए ये जो मेटल्स हैं, इनके साथ ऑक्साइड्स लगे हुए हैं। अब उसे हमने, उस ऑक्सीजन को हटाना है, तो कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन करेंगे ना, उस ऑक्सीजन को, ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। इसलिए ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी रिड्यूस्ड
रिड्यूस मतलब रिडक्शन कर दी, टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, मरकरी भी एक लो रिएक्टिव मेटल है। मरकरी की और बताओ मेरे को, मरकरी की और बताओ। सिनेबार, वेरी गुड। सिनेबार फॉर्मूला क्या होता है? इसे हम करेंगे रिड्यूस, पहले तो इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ये मिल गया हमें मेटल। ये एल साथ में इसलिए लिखा क्योंकि होगा मोल्टन फॉर्म में, हमने गर्म किया ना तो मेटल पिघल जाएगा। अगर साथ में जी लिखा होता तो मतलब गैशियस स्टेट होती है, एस होता है सॉलिड। सिमिलरली कॉपर को भी कर सकते हैं। ये हो गए लो वाले। लो वालों की क्या करेंगे, सीधा रिडक्शन। ठीक है, ये नहीं ऑक्सीजन रिमूव करना है। नहीं समझ आया? ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं? जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो। गोल्ड ऑक्साइड तो नहीं होता वैसे। कॉपर ऑक्साइड मान लो, कॉपर को भी मान लेते हैं लो है। अब इसे हमने ऑक्सीजन को हटाना है प्योर मेटल निकालने के लिए, प्योर मेटल निकालने के लिए। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कर देंगे गरम। गरम करेंगे तो क्या होगा, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन यानी ऑक्सीजन अलग होगी, ऑक्सीजन अलग होगी। अब हमारे पास क्या बच गया, प्योर मेटल। इसे बोलते हैं रिडक्शन, ऑक्सीजन को हटाना। ठीक है, सारे मेटल्स में मैक्सिमम में यही होगा, हमें ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड के बाद हम कर देंगे रिडक्शन। ठीक है। ये ट्रायंगल का मतलब होता है हीटिंग, पता है ना? साइंस स्टूडेंट हो सारे, साइंस। आगे करें, मिडल रिएक्टिविटी वाले कौन से आएंगे? मेटल, मेटल्स सच एज, इनमें कौन कौन से आएंगे, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, एक्सेट्रा। ये है मिडल मॉडरेटली एक्टिव, यानी मिडल रिएक्टिव है। प्रेजेंट होते हैं एज सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स इन नेचर। यानी जो मिडल रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स हैं वो हमें मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स। अब इन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू ऑक्साइड, पता ना? ऑक्साइड के बाद सीधा रिडक्शन, यानी पहले सल्फाइड और कार्बोनेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ऑक्साइड, फिर हम कर देंगे रिडक्शन। ठीक है, जो सल्फाइड है इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे इसे बर्न, यानी हीट, हीट करेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसे क्या बोलते हैं, सल्फाइड को करेंगे इन प्रेजेंस, उसको करेंगे कार्बोनेट को करेंगे इन एब्सेंस। सल्फाइड को ऑक्साइड कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, यानी सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, रोस्टिंग।
गर्म करेंगे उसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वही जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट, उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा? उसका होगा कैल्सिनेशन, यानी हीटिंग स्ट्रांगली बट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यानी जहां पे ऑक्सीजन नहीं होगी उसे बोलेंगे कैल्सिनेशन, जहां पे ऑक्सीजन होगी उसे बोलेंगे रोस्टिंग। होती है ना रोस्टिंग, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है ना, चाहे वो गर्म करने वाली हो चाहे वो तवा लगाने वाली हो, होती है ना रोस्टिंग। कैरी मिनाटी, देखते हो तुम लोग, है ना, करता है ना वो भी रोस्टिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करता है वो भी। ब्रैकेट में लिख लो ऑक्सीजन के एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एग्जांपल देखते हैं रोस्टिंग की। रोस्टिंग में क्या होगा? सल्फाइड होगा, कन्वर्ट किसमें? ऑक्साइड में। जिंक की ओर लेते हैं, जिंक की ओर। इसका नाम क्या और का? जल्दी बताओ। कैलमाइन, कैलमाइन ना, बताया था ना मैंने, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें रट लो। ये होगी रोस्टिंग। इसी तरह होगी कैल्सिनेशन, वो होगी विदाउट ऑक्सीजन। क्या चीज? ये जिंक कार्बोनेट है, ये जिंक ब्लेंड है, जिंक सल्फेट। पहले वाली ये जिंक ब्लेंड है, कैलमाइन ये रही, कैलमाइन कार्बोनेट है। अब आएगी कैलमाइन, ये आई कैलमाइन, ये कार्बोनेट है। हाँ, ऊपर जिंक ब्लेंड। अब हमारे पास क्या बन गया? ऑक्साइड बन गया ना, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इनको हम यूज विद द हेल्प ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है? अब क्या होगा? जो मेटल ऑक्साइड्स बने आर देन रिड्यूस्ड बाय यूजिंग suitable reducing agents, for example carbon, such as carbon। अब यहाँ पे क्या होगा? जो ऊपर ZnO बना उसमें करेंगे कार्बन ऐड, Zn अलग, CO अलग, ये हमारे पास मिल गया प्योर मेटल। ठीक है, बन गया ना प्योर मेटल। रोस्टिंग, कैल्शियम की रिडक्शन। यानी इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, यानी ओर्स, इज ऑल्सो रिडक्शन प्रोसेस। ने पढ़ाई थी ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो लो वालों को डिस्प्लेस कर देंगे, पढ़ाई थी ना। कई बार हम कार्बन की जगह
हाईली रिएक्टिव मेटल भी यूज कर सकते हैं। मान लो हमने सोडियम यूज कर लिया, सोडियम क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा ना, कॉपर को अकेला छोड़ देगा, ऑक्साइड को पकड़ लेगा, ऐसे होगा ना। मान लो ऐसे है। अब क्या होगा यहाँ पे, इधर बताओ रिएक्शन क्या होगी। सोडियम ऑक्साइड प्लस कॉपर, कॉपर हमें मिल गया ना, प्योर मेटल मिल गया। यानी हम हाईली रिएक्टिव मेटल भी यूज कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ कार्बन। ये होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या मतलब हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। लिखो, बिसाइड्स यूजिंग कार्बन समटाइम्स displacement reactions can also be used। इसमें क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम आर यूज्ड टू डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, यानी ऑक्साइड्स। एग्जांपल देख लो एक, इसमें क्या होगा, इसमें हमने Mn करना है, Mn रह जाएगा अकेला, Al2O3 हो जाएगा अलग। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट एनर्जी आई ना, हीट एनर्जी, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। इसने बोला एंडो, एक्सो है एंडो है, एक्सो है ना, तूने बोला एंडो। ये जो है ना, रिएक्शंस, दीज आर हाईली एक्सोथर्मिक। यानी जब हम हाई रिएक्टिव मेटल यूज करेंगे दूसरे को रिड्यूस करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, तो ये रिएक्शन होगी हाईली एक्सोथर्मिक। ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी कि जो दूसरा मेटल होगा ना वो पिघल जाएगा। यानी हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन मोल्टन स्टेट। इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एग्जांपल लेते हुए एक हम करते हैं रिएक्शन, देखी होगी आपने हर कहीं, वेल्डिंग देखी, वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग क्या होता है वहां पे, अच्छा आग से निकलती है ना, ऐसी रिएक्शन ही होती है वहां पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है। वो जो आग निकलती है वो गर्मी होती है, इसलिए होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक। क्या होती है वो, उसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ, उसमें होता है आयरन ऑक्साइड, लोहा पिघलाते हैं ना वो, विद किसके साथ होती है, एल्यूमिनियम के साथ, आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड। और सबसे मेन एग्जांपल है इसकी, रेलवे ट्रैक्स जोड़ना, टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। और क्रैक्ड मेटल्स, मशीन पार्ट्स, इसे बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में किसकी रिएक्शन हो रही है, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। यानी क्या होगा, Fe2O3 प्लस टू एल्यूमिनियम। अब मेरे को बताओ इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो वो किसको डिस्प्लेस कर देगा,
आयरन को कर देगा। जब वेल्डिंग होती क्या होती है, लोहा पिघल जाता है ना। ये जो Fe है, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, हमें मोल्टन फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। होता है ना ऐसी, वो पिघल जाता है, फिर उसको जिस मर्जी शेप में मोड़ लो, ऐसा ही होता है ना। प्लस Al2O3 प्लस हीट, ये होती है थर्माइट रिएक्शन, जो यूज करते हैं वेल्डर्स लोहे को जोड़ने के लिए। अब बैटर दिखेगा तो रिएक्शन याद आ जाएगी। क्या नाम है रिएक्शन का? थर्माइट रिएक्शन। रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए भी काम आती है। ठीक है। क्या हो गया? जोड़ने हैं ट्रैक्स। अभी सोच तो नहीं रहे कि सीधा वेल्डर के पास जाओगे अभी देखने। प्लान बन रहा है, हाँ। सीधा वेल्डिंग देख के आते हैं आज। ये तो होगी मिडल रिएक्टिविटी की बात। अब करते हैं टॉप रिएक्टिविटी वाले, उनकी एक्सट्रैक्शन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं वेरी रिएक्टिव। इसलिए दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन। मतलब कार्बन यूज करके रिडक्शन नहीं होगी इनकी, क्योंकि जो कार्बन है ना, कार्बन, वो इनके ऑक्सीडाइज को रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कार्बन कैन नॉट रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, बिकॉज these metals have more affinity for oxygen। यानी वो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे ही नहीं। कार्बन बोलेगा मेरे को दो, ये मेटल्स बोलेंगे हम भी देंगे, जो करना कर ले। मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इसलिए इनके लिए एक स्पेशल केस यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। करंट पास करके उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। These metals are obtained by electrolytic reduction, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो है, इन्हें ऑब्टेन किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स। क्लोराइड में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है ना। इसलिए जब हम ये करेंगे तो जो मेटल्स होंगे ना, मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट कैथोड। कैथोड पे कैसा चार्ज होगा? कैसा होगा? नेगेटिव होगा, उल्टा होता है आयन से। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैथोड उसमें होगा नेगेटिव। वेयर एज अगर मेटल कैथोड पे है तो क्लोरीन कहाँ जाएगा? क्लोरीन कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा ना। यानी रिएक्शन क्या होगी? एट कैथोड, एट एनोड। ये हो गया ऐसे। इसी रिएक्शन से एल्यूमिनियम में निकाल सकते हैं। फिर होगी एक्सट्रैक्शन तीनों की, लो मिडल हाई, तीनों मेटल्स की होगी। अब मेरे को एक बार रिएक्टिविटी सीरीज बताओ कैसी थी। अमन, रिएक्टिविटी सीरीज।
ऊपर से करा शुरू। पहले कौन सी है? ये ठीक है। एन। अब तीन बचे, तीन। ठीक है, नीचे को क्या होगा? रिएक्टिविटी क्या होगी? यानी ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं, ये है हाईली रिएक्टिव। ये जो बीच वाले हैं, ये मॉडरेटली एक्टिव। और ये वाले लीस्ट रिएक्टिव। इसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसे याद रखना। आया ना इस बार? वैसे ही आएगा। एमजी भी है, एमजी को भी इसमें रख लो। ठीक है, याद रहेगा ना ये। आगे करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो हमने मेटल निकाले ना, उनमें थोड़ी इम्प्योरिटीज होंगी, उनको आगे हम फिर से रिफाइन करेंगे, बिल्कुल प्योर निकालने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं रिफाइनिंग कैसे होगी। कंटिन्यू करते हैं। इधर आ जाओ। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। जो मेटल हमने निकाले ना, उन्हें हम रिफाइन भी करेंगे। रिफाइन यानी प्योरीफाई करेंगे। अभी जो मेटल्स निकले, उनमें थोड़ी इम्प्योरिटीज अभी भी हैं, उन्हें हम करेंगे रिफाइन। वो देखते हैं कैसे रिफाइन करते हैं। इनका प्रोसेस भी सेम होता है। इनके लिए भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी ऐसे बीकर लेंगे, बीकर में सॉल्यूशन डालेंगे कोई ना कोई। इसमें डालेंगे दो रॉड्स, एक कैथोड, एक एनोड, जो कनेक्टेड होगी इलेक्ट्रिक करंट से, ऐसे। ठीक है, एनोड क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे होगा। ये जो कैथोड होगी ना, ये होगा प्योर मेटल। एक में रखते हैं अलग में। किसके साथ? सॉल्ट। सॉल्ट ब्रिज, पता नहीं यार, पता नहीं। ये जो कैथोड होगा ना, कैथोड हम यूज करेंगे पतली सी स्ट्रिप प्योर मेटल की। और ये होगा, ये हो गया इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल होगा। अब क्या करेंगे? हम करंट पास करेंगे। करंट करेंगे पास, जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी इसके, एनोड के नीचे। इसे हम बोलेंगे एनोड मड। जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई, गंद नीचे बैठ गया, उसे क्या बोलेंगे? एनोड मड। और जो प्योर मेटल होगा, वो ऐसे आयंस की फॉर्म में कैथोड के साथ जाके चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसे। ये होती है एनोड। पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। एनायन होते हैं नेगेटिव। ठीक है, ऐसे होगा। जो प्योर मेटल होगा, वो चला जाएगा कैथोड के पास। जो इम्प्योरिटीज होंगी, वो एनोड के नीचे बैठ जाएंगी, यानी एनोड मड बन जाएगा वो। लिखो अब सारे। मेटल्स obtained contains impurities, so electrolytic refining is done. इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, वो बता दिया। impure metal is made anode and a thin strip of pure metal is made cathode। यानी impure anode
प्योर कैथोड। और इसमें सोल्यूशन जो यूज किया है वो कौन सा करेंगे, मेटल सॉल्ट का, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड वगैरह ऐसा। सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इम्प्योर इम्प्योर मेटल। इसमें देख लो एग्जांपल, ऊपर हमने सॉल्यूशन लिया CuSO4, हम कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं, ये जो एरो बने हैं ये जाएगा कॉपर, कॉपर टू पॉजिटिव इम्प्योर से टूट के प्योर के पास चला जाएगा और नीचे बन जाएगा एनोड मड। अभी लिख लो आगे, ऑन पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट प्योर मेटल फ्रॉम एनोड dissolves into electrolyte। और आगे वही जो मेटल टूटा है वही डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो तो चली जाएगी सोल्यूशन में, जो इनसॉल्युबल है वो नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, उसे बोलेंगे एनोड मड। ठीक है, हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अभी अगला टॉपिक करते हैं, कोरोजन। भैया भैया, THROUGH, शॉर्ट फॉर्म्स। कोरोजन क्या होती है, जब कोई मेटल खराब होना शुरू हो जाए, ठीक है, यानी मेटल पे या तो ऑक्साइड या सल्फाइड डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, होता है ना, मेटल खराब होने शुरू होते हैं ना, रस्टिंग होने पड़ती है। आयरन के केस में बोलेंगे रस्टिंग, बाकी मेटल्स के केस में बोलेंगे कोरोजन। फॉर एग्जांपल, जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, चांदी होती है चांदी, आप देखना चांदी कुछ टाइम बाद काली होनी शुरू हो जाती है, होती है, नहीं देखा कभी, होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल, सिल्वर सल्फाइड बना देती है, सिल्वर सल्फाइड की लेयर बन जाती है चांदी पे, इसलिए चांदी होती है ब्लैक। यानी सिल्वर आर्टिकल्स, इसे बोलते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। देखा नहीं क्या, अरे हैरानी से देख रहे, नहीं देखा क्या अभी, देखना कभी, अभी दिखा दूँ, हो जाएगा, ना हो तो अच्छा है, चम्मच ही आ रहे हैं। ये देख लो ऐसा होता है, क्या चीज, ये देखो चांदी के कड़े कैसे हो गए, ब्लैक हो गए, ये बर्तन से सब ब्लैक हो गया, है ना, अगर पूरा ब्लैक नहीं, लेकिन ब्लैकिश हो जाता है। ठीक है, बिकम ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन एयर
टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। कॉपर के बर्तन देखे हैं? कॉपर की चीजें भी कुछ टाइम बाद हरी हरी होना शुरू होती है ना, हरी हरी होने लगती है ना, वो भी एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करती हैं, लेकिन वो करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये किसका करता है? सल्फर के साथ। वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कॉपर क्या करता है? कॉपर कार्बोनेट बनाता है, इसलिए वो होता है ग्रीन कलर। लिखो, ये था पहला। कॉपर reacts with moist carbon dioxide in air and slowly gains green coat। जो ग्रीन कोट होता है वो होता है कॉपर कार्बोनेट। यानी रिएक्शन क्या होगी? कॉपर प्लस CO2 CuCO3, कलर कैसा होगा? ग्रीन। ये है कॉपर। ठीक है। अब बारी है आयरन की। आयरन देखा होगा सभी ने, जंग लगा हुआ, ब्राउन ब्राउन ऐसा होता है, फ्लेकी जैसा ब्राउन होता है ना वो। यानी आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। आयरन को रस्टिंग तभी लगती है जब उसके साथ टच होता है पानी और हवा, तभी होगी रस्टिंग। अगर सिर्फ हवा में होगा या फिर सिर्फ पानी में होगा तो नहीं हो पाएगी। अब ये मत बोला कि नॉर्मल रखे रखे हो जाएगी। वाटर एटमोसफेयर में क्या है? वाटर वेपर्स है ना वाटर वेपर्स, इसलिए होती है। अगर वैक्यूम में रखोगे तो नहीं होगी, या फिर ऐसे एटमोसफेयर में रखोगे जहाँ पे वाटर वेपर्स ना हो, सिर्फ हवा हो, वहां पे भी नहीं होगी। पानी और हवा दोनों चाहिए रस्टिंग के लिए। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर्स कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, कॉल्ड रस्ट। इसकी रिएक्शन क्या होती है? ये होती है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये बनेगा Fe2O3 .H2O। ये होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला ये है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। अब करोजन हो रही है, इस करोजन को हमने रोकना भी है। यानी कौन कौन से तरीकों से हम करोजन को रोक सकते हैं? यानी प्रिवेंशन ऑफ करोजन। पहला, जो तो रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग को हम कैसे रोक सकते हैं? पेंट करके, ऑयलिंग करके भी। कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग बोल रहे हो? हाँ, हो सकती है ग्रीसिंग भी। ग्रीसिंग
गैल्वेनाइजिंग, और मेकिंग अलॉय। अलॉय का मतलब आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर दिया विद एडिशन ऑफ सब मेटल्स, निकल क्रोमियम डाल के उसका स्टेनलेस स्टील बना दिया। देखा स्टील का भी करोड़ होता नहीं होता ना, जंग लगता है, स्टील पे कभी नहीं लगता। अभी जो गैल्वेनाइजिंग है ना, इसका मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजिंग मतलब आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ा देना, जिंक की पतली सी लेयर चढ़ा देना ताकि उसकी कोरोजन ना हो। गैल्वेनाइजिंग मतलब प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्ट बाय कोटिंग आयरन। एनोडाइजिंग में क्या होता था? एल्यूमिनियम की जिंक बनती थी, एल्यूमिनियम की लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जिंक की बन रही है। गैल्वेनाइजेशन जिंक, एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम। अब होता है अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है? अलॉइंग मतलब अलॉयज बनाना। होमोजेनियस मिक्सचर होता है अलॉय। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। ये जो अलॉइंग है, इससे किसी मेटल की प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो सकती हैं, यानी उसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। पर क्या होता है? alloying is a good method of improving properties of a metal. एग्जाम्पल, जो प्योर आयरन होता है ना, प्योर आयरन एकदम प्योर, वो सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता वो। उसमें उसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कार्बन, 0.05%, बहुत कम डालते हैं, इसलिए वो हार्ड होता है। नहीं तो जो प्योर मेटल है, प्योर आयरन है, वो होता है बड़ा सॉफ्ट। देखो, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजीली। बट बट हम इस आयरन को, बट इफ वी मिक्स, मिक्स इट विद कार्बन, कार्बन कितना होगा? 0.05%। इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तब वो बनेगा आयरन जो हमें नॉर्मल दिखता है। इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी आयरन में क्या डालेंगे? 0.05% कार्बन। लेकिन अगर हम आयरन में आयरन में निकल और क्रोमियम ऐड कर दें, तो ये अलॉय बनेगा स्टेनलेस स्टील। ये बनेगा स्टेनलेस स्टील, निकल और क्रोमियम आयरन में ऐड करें। और भी लिख लो अलॉयज के एग्जांपल। कॉपर के इंपॉर्टेंट अलॉयज होते हैं, कॉपर प्लस जिंक, क्या बनेगा? ब्रास बनेगा ना। कॉपर में टिन करेंगे, टिन का फॉर्मूला बताओ मेरे को।
ये क्या बनेगा? ब्रॉन्ज। अगला, लेड और टिन करेंगे तो ये क्या बनेगा? सोल्डर। सोल्जर सोल्जर सोल्डर बनेगा ये। ठीक है, ये थी कुछ अलॉयज के एग्जांपल, याद रखनी है। ये जो अलॉयज है ना, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट मेटल से कम हो जाती है। जिस मेटल से बने हैं उसके कंपैरिजन में इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी बिजली पास करने की क्षमता, कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जल्दी पिघल जाएंगे। यानी क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ alloy is lesser than that of metal। अब जो कॉपर है, कॉपर की पता है ना बिजली की तारें बनती हैं, क्यों बनती हैं? क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है। लेकिन जो ब्रास और ब्रॉन्ज है ना, कॉपर से बने हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू कॉपर बहुत कम है। ठीक है, पता चल गया? एलॉयज की कंडक्टिविटी कम होगी विद रिस्पेक्ट टू देयर मेटल्स। और एक और चीज ध्यान रखो कि इफ वन ऑफ द मेटल्स ऑफ एलॉय इज मरकरी, उसका नाम होता है एमलगम। इंपॉर्टेंट है। इफ वन ऑफ मेटल्स ऑफ एलॉय इज, गोल्ड के बारे में सुना है ना? गोल्ड, गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24। 24 का होता है नॉर्मली, लेकिन हम मार्केट में यूज करते हैं 22 कैरेट का। 24 का कभी नहीं होता। दुकानदार बोलेगा, सुनहरा बोलेगा कि 24 का है, सुनार बोलेगा तो वो झूठ बोल रहा है। 24 कैरेट का मतलब 24 कैरेट गोल्ड होता है मोल्टन फॉर्म में, सॉफ्ट होता है काफी वो इतना हार्ड नहीं होता। जैसे आयरन है ना, सॉफ्ट, प्योर आयरन, वैसे प्योर गोल्ड भी सॉफ्ट होता है 24 कैरेट। थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है, तब वो बनता है 22 कैरेट, फिर बनता है वो हार्ड। यानी अगर कोई सुनार बोल रहा है कि 24 कैरेट है तो झूठ बोल रहा है वो, नहीं हो सकता वो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जितने कम कैरेट उतना ही गोल्ड की क्वांटिटी उसमें उतनी कम। प्योर गोल्ड मतलब 24 कैरेट्स इज वेरी सॉफ्ट। पहले पहले नहीं होता था, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी गल्फ कंट्रीज में ना, वहाँ पे गोल्ड ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे 24 कैरेट के भी बनाने शुरू कर दिए हैं, मतलब नई टेक्नोलॉजी से। पहले नहीं होता था। अब इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में अभी 22 ही चल रहा है। हाँ, अगर इम्प्योरिटी ज्यादा होगी तो उसकी उतनी चमक कम होगी, उतनी येलोनेस कम होगी। प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, देयरफॉर इट इज मिक्स्ड विद सिल्वर और कॉपर। सिल्वर या कॉपर से हम मिक्स करेंगे, फिर बनेगा 22 कैरेट। 22 कैरेट बनेगा फिर। 22 कैरेट मतलब 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड प्लस 2 पार्ट्स ऑफ सिल्वर या कॉपर। मोल्टन में भी होगा, काफी सॉफ्ट होगा अगर हार्ड भी हुआ तो। अभी एक ना स्टैटिक पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, आयरन पिलर का। देखा है किसी ने? सुना है किसी ने आयरन पिलर देखा है? बता देता हूँ। दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास आयरन पिलर। ये 2000-2500 साल पुराना है, मतलब 2000 साल से पुराना है ये।
अभी तक इस पे जंग नहीं लगा। नहीं तो इतने पुराने को जंग लगनी चाहिए ना, जंग लग के टूट जाना चाहिए। अभी तक ये ऐसे ही खड़ा है, टूटा नहीं है। साइंटिस्ट का हो गया दिमाग खराब, ये कैसे टिका है? पुराने बंदों ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगा दी कि ये अभी तक टिका हुआ है? इसका पहले पहले तो पता नहीं चल पाया कि इन्होंने किया क्या है। साइंटिस्ट इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। फिर उन्होंने देखा कि इस पे चढ़ी है मैग्नेटिक फिल्म, आयरन ऑक्साइड की, Fe3O4। वो चढ़ी हुई है इस पे। और इस पे बहुत से मिक्सचर्स लगाए हैं, पेंट्स किया हुआ है, कुछ लगाया हुआ है, तो टिका हुआ है आज तक ये। मतलब पहले के टाइम में उन बंदों के पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन विजडम थी। उनको इतना ज्यादा पता था कि क्या चीज कैसे कंजर्व कर सकते हैं। नहीं तो मेरे को बताओ, कोई टिक सकता है लोहा 2000 साल तक? अब 200 साल बड़ा मुश्किल टिकता है। ऐसे होता है ना, गवर्नमेंट के पुल 20-20 साल में गिर जाते हैं। होता है ना। आयरन पिलर, पहले तो लिखो ये कहाँ पे है। महरौली, दिल्ली में है। और इसे बनाया किसने? मेड अराउंड 400 BC बाय चंद्रगुप्त, बाय चंद्रगुप्त 2। जिसका नाम है विक्रमादित्य। गुप्ता डायनेस्टी का फेमस आया था ये, आफ्टर चंद्रगुप्ता 1 और समुद्रगुप्त। इसने बनाया था उदयगिरी में, MP में। वहां से लेके आया इल्तुतमिश। सुना है इल्तुतमिश? दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा राजा, जिसने कुतुब मीनार बनाया, कंप्लीट किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट ट्रस्टेड बिकॉज ऑफ। हाँ, आने लगी या तो गई। आ गई है। मतलब एक तरह से लेयर सी, फिल्म का मतलब लेयर जैसी। थिन लेयर बोलो। ये फिल्म दूसरी नहीं है ना, मूवी वाली, वो नहीं है ये। उसे फिल्म क्यों बोलते थे? पहले के टाइम में क्या होता था, ऐसे ऐसे गोली जैसी होती थी ना, वो ऐसे निकलती थी, लेयर जैसी। उसके नाम पे बोलते थे फिल्म देखनी है, फिल्म देखनी है। आजकल तो मूवी बोलते हैं। पहले होती थी ऐसे रोल जैसी होती थी वो, उसमें से निकलती थी ऐसे, पुराने टाइम में। इसलिए बोलते थे उसे फिल्म। फिल्म मतलब लेयर जैसी। पंचिंग, ऐसे थोड़ा से मारना चाहिए। आयरन पिलर को हम बोल देते हैं कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। अभी थोड़े टाइम पहले इसका नाम चेंज किया था। ये हो गया हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खत्म।